नमस्ते दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो अनसुनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने इतिहास के पन्नों में बीरबल की बुद्धिमानी पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बीरबल के सामने बड़े बड़े विद्वान पानी भरते थे, क्या कोई ऐसा भी था जिसने बीरबल के माथे पर पसीना ला दिया? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चतुराई के सामने अकबर का सबसे अनमोल रत्न भी कांपने लगा था। आप बीरबल के सच्चे प्रशंसक हैं तो इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप गर्व से कह उठेंगे, जय बीरबल, जय हिंद। आगरा का किला आज सामान्य दिनों की तरह शांत नहीं था। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। उनके सामने खड़ा था एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसने अपना चेहरा एक गहरे नीले रंग के कपड़े से ढाका हुआ था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी विचलित कर सकती थी। उस व्यक्ति ने दावा किया था कि वो दुनिया के उस कोने से आया है जहां ज्ञान की सीमा समाप्त होती है। उसने खुलेआम चुनौती दी थी कि वो बीरबल को एक ऐसे सवाल में उलझा देगा जिसका उत्तर ना तो किसी किताब में है और ना ही किसी अनुभव में। बीरबल, जो हमेशा शांत और आत्मविश्वास से भरे रहते थे, आज थोड़े गंभीर दिख रहे थे। उस अजनबी ने अपना नाम महापंडित कालकूट बताया था। कालकूट ने बादशाह की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके नवरत्नों में बीरबल सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि बुद्धि केवल शब्दों का खेल नहीं है। अगर बीरबल मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे देते हैं तो मैं अपना सिर कलम करवा लूंगा, और अगर वे हार गए तो उन्हें अपनी बुद्धिमानी का घमंड त्याग कर हमेशा के लिए ये दरबार छोड़ना होगा। अकबर असमंजस में थे, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। दरबारियों की धड़कनें तेज हो गई थीं। महापंडित कालकूट ने पहला सवाल दागा। उसने एक कांच की पारदर्शी सुराही निकाली जिसमें पानी भरा था, लेकिन वो पानी स्थिर नहीं था, बल्कि उसमें एक निरंतर भंवर उठ रहा था। कालकूट ने पूछा, बीरबल, बताओ, इस सुराही के भीतर उठ रहे इस भंवर का जन्म कहां से हुआ और इसका अंत कहां होगा? और याद रहे, मुझे वैज्ञानिक तर्क नहीं बल्कि आत्मा का तर्क चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सुराही को गौर से देखा। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि काम कर रही थी, लेकिन पहली बार उनके माथे पर पसीने की एक बूंद चमकी। कालकूट की आंखों में जीत की चमक थी। बीरबल कुछ पल के लिए मौन हो गए। अकबर की चिंता बढ़ने लगी। क्या आज बीरबल की हार निश्चित थी? बीरबल ने गहरी सांस ली और सुराही के पास जाकर उसके ऊपरी हिस्से पर अपनी हथेली रख दी। उन्होंने कहा, पंडित जी, इस भंवर का जन्म अशांति से हुआ है और इसका अंत ठहराव में होगा। जिस क्षण मैं अपनी ऊर्जा से इस पात्र के कंपन को रोक दूंगा, ये भंवर विलीन हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य के मन के भीतर विचारों का भंवर उठता है। कालकूट चकित रह गया। उत्तर सटीक था, लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ था। उसने दूसरा सवाल पूछा, जो और भी भयंकर था। उसने एक पुरानी जर्जर सी पुस्तक निकाली और बीरबल से कहा, बीरबल, इस पुस्तक के हर पन्ने पर अदृश्य स्याही से कुछ लिखा है। तुम्हें बिना इसे छुए और बिना इसे खोले ये बताना है कि इसके बीच वाले पन्ने पर क्या लिखा है। अब दरबार में खलबली मच गई। बिना छुए और बिना खोले किताब के अंदर का शब्द बताना नामुमकिन था। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता और गहरी हो गई। कालकूट ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ बीरबल, पसीने छूटने लगे? क्या अकबर का सबसे चमकता सितारा आज डूब जाएगा? बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। महल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। अचानक बीरबल ने एक अगरबत्ती उठाई और उसका धुआं उस किताब की ओर मोड़ दिया। धुआं पन्नों के बीच की सूक्ष्म दरारों से होकर गुजरने लगा। बीरबल बोले, पंडित जी, इस किताब के बीच वाले पन्ने पर शून्य लिखा है, क्योंकि जो ज्ञान अदृश्य है और जो स्पर्श से परे है वह अंततः शून्य में ही समाहित होता है। कालकूट का चेहरा पीला पड़ गया। उसने किताब खोली और वास्तव में वहां केवल एक बड़ा सा शून्य बना हुआ था। अब बारी थी तीसरे और आखिरी सवाल की। कालकूट ने अपनी झोली से एक मिट्टी का दीपक निकाला और उसे बुझा दिया। उसने कहा, बीरबल, ये बुझा हुआ दीपक प्रकाश का अपमान है। तुम मुझे बस इतना बता दो कि इस दीपक की लौ बुझने के बाद कहां गई? अगर तुमने मुझे उस लौ का पता बता दिया तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा,
लेकिन याद रहे, अगर तुम असफल रहे तो भारत के इतिहास से तुम्हारा नाम मिटा दिया जाएगा। ये सवाल सबसे कठिन था। लौ कहाँ जाती है? वो तो हवा में विलीन हो जाती है। लेकिन बीरबल को कुछ ऐसा बताना था जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। बीरबल ने दीपक को अपने हाथ में लिया। उन्होंने कालकूट की आंखों में आंखें डालकर देखा। उस समय बीरबल के चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, पंडित जी, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना होगा। जब ये लौ जल रही थी तो वो कहाँ से आई थी? जिस स्थान से वो आई थी, बुझने के बाद वो उसी अज्ञात में लौट गई है। वो कहीं गई नहीं है, वो यहीं है, बस दृश्य से अदृश्य हो गई है। जैसे सत्य हमेशा हमारे सामने होता है पर हम उसे देख नहीं पाते। कालकूट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके मायाजाल को इतनी आसानी से काट देगा। उसने बीरबल के चरणों में अपना सिर झुका दिया। अकबर की आंखों में गर्व के आंसू थे। कालकूट ने अपना मुखौटा हटाया तो हर कोई दंग रह गया। वो कोई विदेशी विद्वान नहीं, बल्कि एक महान साधु थे जो बीरबल की परीक्षा लेने आए थे, ताकि दुनिया जान सके कि भारत की मिट्टी में पैदा हुआ दिमाग कभी पराजित नहीं हो सकता। साधु ने कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि इस देश की बौद्धिक विरासत का मान भी रखा। तुम धन्य हो। अकबर ने खड़े होकर बीरबल को गले लगा लिया और पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे संकट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर विवेक और धैर्य साथ हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बीरबल की इस महान बुद्धि और हमारे भारत की इस पावन धरती के सम्मान में अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, रचना हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जय बीरबल और जय हिंद लिखना ना भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाने की ऊर्जा देती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बीरबल के जीवन के ऐसे कई और रहस्य हैं जो आज भी छिपे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि उस साधु ने जाने से पहले बीरबल के कान में क्या कहा था? वो रहस्य अगली कहानी में खुलेगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। उस साधु ने बीरबल के कान में जो शब्द कहे, उन्होंने बीरबल के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। साधु ने फुसफुसाते हुए कहा था, बीरबल, पसीना तो अभी सिर्फ माथे पर आया है, बहुत जल्द ये तुम्हारे खून में तब्दील होने वाला है। जिस शत्रु को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे साये से भी करीब है। इतना कहकर वो रहस्यमयी साधु दरबार से ऐसे ओझल हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं। अकबर और बाकी दरबारी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन बीरबल के कानों में वे शब्द किसी जहरीले नाग के फुफकार की तरह गूंज रहे थे। बीरबल जानते थे कि ये कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। उन्होंने अकबर की ओर देखा, जो खुशी में डूबे हुए थे, लेकिन बीरबल की पारखी नजरों ने भांप लिया कि महल की दीवारों के पीछे कुछ बहुत भयानक पक रहा है। शाम ढल चुकी थी और आगरा के किले पर अंधेरा अपनी चादर फैला रहा था। बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने वही बुझा हुआ दीपक रखा था जिसे उन्होंने तर्क से जीता था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके कक्ष की खिड़की के बाहर कोई साया गुजरा है। बीरबल ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और बाहर की ओर झपटे, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय एक सफेद कागज के टुकड़े के, जिस पर खून से एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वो निशान किसी गुप्त संगठन का लग रहा था। बीरबल का माथा ठनका। क्या ये वही नीला साया था जिसके बारे में पुराने किस्सों में सुना जाता था? कहते हैं कि यह संगठन सदियों से साम्राज्यों को बनाने और बिगाड़ने का काम करता था। अगले दिन सुबह होते ही दरबार में एक और खलबली मच गई। शहंशाह अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति मान सिंह गायब थे। उनके बिस्तर पर वही खून का निशान मिला जो बीरबल को रात में मिला था। अकबर गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? हमारी नाक के नीचे से हमारे सेनापति का अपहरण हो गया और तुम्हारे गुप्तचरों को खबर तक नहीं। क्या तुम्हारी बुद्धि केवल पहेलियों तक सीमित रह गई है? बीरबल चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्होंने अभी कुछ कहा तो दुश्मन को उनकी चाल का पता चल जाएगा। उन्होंने बस इतना कहा, जहांपना, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ये खेल जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। वे उस जगह पहुंचे जहां वो साधु गायब हुआ था। वहां उन्हें एक गुप्त तहखाने का दरवाजा मिला जो मिट्टी और घास से ढका हुआ था। जब बीरबल उस तहखाने के अंदर उतरे तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। वहां दर्जनों लोग एक अजीब सी भाषा में मंत्रोच्चार कर रहे थे और उनके बीचों बीच मान सिंह को जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन लोगों का नेतृत्व वही साधु कर रहा था जिसने दरबार में बीरबल से सवाल पूछे थे। वो कोई साधु नहीं बल्कि एक विद्रोही गुट का मुखिया था जिसका मकसद अकबर की सल्तनत को उखाड़ फेंकना था। बीरबल ने देखा कि वहां एक विशाल मानचित्र रखा था जिस पर आगरा के किले के हर गुप्त रास्ते को चिन्हित किया गया था। अचानक उस मुखिया की नज़र बीरबल पर पड़ गई। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, आओ बीरबल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। पसीना अब भी आ रहा है या सूख गया? बीरबल समझ गए कि वे अकेले इस सेना से नहीं लड़ सकते। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी चाल चली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। शहंशाह की फौज ने इस तहखाने को चारों तरफ से घेर लिया है और बारूद की नलियां बिछा दी गई हैं। एक भी गलत कदम और ये पूरी जगह मलबे में तब्दील हो जाएगी। विद्रोहियों में भगदड़ मच गई। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर बीरबल ने मान सिंह की जंजीरें खोल दी। लेकिन तभी उस मुखिया ने बीरबल पर खंजर से हमला किया। बीरबल ने फुर्ती से खुद को बचाया, लेकिन वो खंजर उनके हाथ को छूता हुआ निकल गया। खून बहने लगा, लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने मान सिंह के साथ मिलकर उन विद्रोहियों का मुकाबला किया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकलने वाले थे, उन्होंने देखा कि सामने अकबर खुद तलवार लेकर खड़े थे और उनके पीछे वो साधु खड़ा था जो अब मुस्कुरा रहा था। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी। बीरबल हैरान थे। ये सब क्या था? अकबर ने बताया कि वो साधु वास्तव में उनका एक विशेष गुप्तचर था और ये पूरी स्थिति बीरबल की सजगता और बहादुरी को परखने के लिए रची गई थी। लेकिन जैसे ही अकबर ये कह रहे थे, बीरबल ने गौर किया कि अकबर के पीछे खड़ा वो साधु अपनी आस्तीन से एक छोटा सा तीर निकाल रहा है जिसका निशाना अकबर की पीठ थी। बीरबल समझ गए कि असली दुश्मन अभी भी वही था। उसने अकबर को भी धोखे में रखा था। बीरबल ने बिना एक पल गवाए अकबर को धक्का दिया और वो जहरीला तीर बीरबल के कंधे में जा लगा। अकबर दंग रह गए। उन्होंने तुरंत उस धोखेबाज को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बीरबल जमीन पर गिर पड़े। जहर उनके शरीर में फैलने लगा था। पूरे दरबार में मातम छा गया। क्या बीरबल इस जहर से बच पाएंगे? क्या ये महान बुद्धिजीवी इस तरह दुनिया को अलविदा कह देगा? अकबर की आंखों में आंसू थे। वे चिल्ला रहे थे, हकीम को बुलाओ, कोई मेरे बीरबल को बचाओ। कहानी का ये मोड़ हर किसी को झकझोर देने वाला था। बीरबल ने अपनी जान की बाजी लगाकर शहंशाह को बचा लिया था, लेकिन असली सवाल ये था कि वो संगठन कौन सा था और क्या उसके और भी जासूस महल में मौजूद थे। ये षड्यंत्र कितना गहरा था, ये जानने के लिए आपको इस कहानी के अगले भाग का इंतजार करना होगा। दोस्तों, बीरबल की इस निस्वार्थ वफादारी और देश प्रेम ने यह साबित कर दिया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने रक्त से भी इतिहास लिखता है। अगर आपको बीरबल का ये बलिदान और उनकी चतुराई पसंद आई हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बीरबल इस जहर से लड़कर वापस आएं तो कमेंट में अपनी ताकत दिखाएं। लिख भेजिए जय बीरबल और हमारे महान भारत के लिए एक बार दिल से कहिए जय हिंद। रचना हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप इस रोमांचक कहानी का अगला हिस्सा सबसे पहले देख सकें। क्या बीरबल जीवित बचेंगे? क्या अकबर उस संगठन की जड़ों तक पहुंच पाएंगे? सस्पेंस अभी बाकी है, बने रहिए हमारे साथ। बीरबल की सांसें उखड़ रही थीं और उनका शरीर नीला पड़ने लगा था। हकीमों की पूरी फौज शाही महल में इकट्ठा हो गई थी, लेकिन सबके चेहरे पर हताशा साफ झलक रही थी। शहंशाह अकबर दहाड़ रहे थे। अगर बीरबल को कुछ हुआ तो पूरे आगरा में मातम मनेगा। कोई तो होगा जो इस जहर की काट जानता हो। तभी मुख्य हकीम ने कांपते हुए कहा, जहां पना, ये कोई साधारण जहर नहीं है, ये नीलकंठ विष है जो केवल हिमालय की कंदराओं में रहने वाले तांत्रिकों के पास मिलता है। इसका काट केवल वही व्यक्ति दे सकता है जिसने ये जहर बनाया हो या फिर कोई ऐसा जिसने आयुर्वेद की अंतिम सीढ़ी को छू लिया हो। पूरा दरबार सन्नाटा में डूब गया। अचानक बीरबल ने अधखुली आंखों से अकबर का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, वो साधु, वो केवल एक प्यादा था। असली दुश्मन इस कमरे में है। बीरबल के ये शब्द किसी धमाके से कम नहीं थे। अकबर ने चारों ओर देखा। वहां टोडरमल, मानसिंह, तानसेन और कई अन्य दरबारी मौजूद थे। क्या इनमें से कोई गद्दार हो सकता था?
अकबर का शक गहरा गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं और परिंदा भी पर न मार सके। इसी बीच महल की दासी ने सूचना दी कि एक रहस्यमयी नकाबपोश महिला महल के पिछले दरवाजे पर खड़ी है और दावा कर रही है कि उसके पास बीरबल के लिए संजीवनी है। अकबर ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया। वो महिला जब कमरे में दाखिल हुई तो उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने अपनी पहचान चित्रा बताई और कहा कि वो उसी संगठन से जुड़ी रही है जिसने बीरबल पर हमला किया, लेकिन अब वो विद्रोह कर चुकी है। उसने एक छोटी सी शीशी निकाली और उसकी बूंदें बीरबल के होठों पर डाल दी। जैसे ही वो बूंदें अंदर गईं, बीरबल के शरीर का नीलापन धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन जैसे ही बीरबल को होश आया, उन्होंने अपनी कमजोरी के बावजूद चिल्लाकर कहा, इसे पकड़ो, ये संजीवनी नहीं, ये उस जहर की दूसरी किस्त है जो शरीर को लकवा मार देती है। अकबर ने तुरंत गार्ड्स को इशारा किया, लेकिन वो महिला इतनी फुर्तीली थी कि उसने धुआं फैलाया और गायब हो गई। अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। बीरबल अब बोल नहीं पा रहे थे, उनके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन उनकी आंखें कुछ इशारा कर रही थीं। बीरबल ने अपनी उंगली से फर्श पर जमी धूल पर श अक्षर लिखा। श से क्या? शहनशाह? नहीं। श से शहबाज खान या श से कोई गुप्त स्थान? तभी तानसेन ने एक राग छेड़ा। वो राग दीपक नहीं था, बल्कि एक ऐसी धुन थी जिसे सुनकर बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने अपनी आंखों की पुतलियों से एक खास दिशा में संकेत किया। अकबर समझ गए कि महल के नीचे जो पुरानी जेल है, वहां कुछ राज छिपा है। अकबर खुद तलवार लेकर उस अंधेरी काल कोठरी की ओर बढ़े। वहां जो उन्होंने देखा, उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वहां नीला साया संगठन के कई लोग आगरा के खजाने को लूटने की योजना बना रहे थे, और उनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि अकबर का अपना चचेरा भाई कर रहा था। वो भाई जिसे अकबर ने हमेशा प्यार दिया। वहां एक बड़ी सी मशीन लगी थी जो सुरंग खोद रही थी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला था। उस चचेरे भाई ने हंसते हुए कहा, अकबर, तुम यहां आ तो गए, लेकिन अब वापस नहीं जा पाओगे। बीरबल तो मर ही रहा है और अब तुम भी खत्म हो जाओगे। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। ये हंसी बीरबल की थी। पीछे से बीरबल चलते हुए आ रहे थे। उनके साथ वही नकाबपोश महिला चित्रा भी थी। अकबर हैरान थे। बीरबल, तुम तो लकवे का शिकार थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां बना वो जहर भी नकली था और मेरा लकवा भी। मैंने और चित्रा ने मिलकर ये नाटक इसलिए रचा ताकि असली गद्दार अपना चेहरा दिखा सके। चित्रा असल में मेरी ही एक गुप्तचर है, जिसे मैंने महीनों पहले उस संगठन में भेजा था। अकबर की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उन्होंने तुरंत विद्रोहियों को बंदी बनाने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही मामला शांत हुआ, बीरबल के चेहरे पर फिर से चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने अकबर के कान में कहा, जहां बना, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ एक शाखा थी। नीला साया का असली सरगना अभी भी दिल्ली की सत्ता पर नजर गड़ाए बैठा है, और वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अकबर ने पूछा, कौन है वो बीरबल? बीरबल ने धीमे से कहा, उसका नाम जानने के लिए हमें उस आखिरी पहेली को सुलझाना होगा जो उस साधु ने छोड़ी थी। वो पहेली थी, जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो कभी मरता नहीं। दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में बैठा वो असली दुश्मन कौन हो सकता है? क्या वो कोई बड़ा मंत्री है या कोई सगा संबंधी? ये गुत्थी इतनी उलझी हुई है कि इसे सुलझाने में बीरबल को भी अपने पसीने बहाने पड़ेंगे। बीरबल की इस बेमिसाल चाल और उनकी जांबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल उस असली मास्टरमाइंड का पर्दाफाश करे, तो अभी हमारे चैनल रचना हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि अगले भाग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए जय बीरबल और देश की शान में जय हिंद लिखना ना भूलें। शेयर करें इस कहानी को हर उस व्यक्ति के साथ जो बीरबल की चतुराई का दीवाना है। क्या बीरबल दिल्ली के उस गद्दार को पकड़ पाएंगे? क्या आगरा पर फिर से कोई बड़ा संकट आने वाला है? कहानी में अभी ऐसे मोड़ आने बाकी हैं जो आपकी सोच से परे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, कहानी जारी है। आगरा के किले की उस काली कोठरी से बाहर निकलने के बाद ठंडी हवा के झोंके भी अकबर के मन की आग को शांत नहीं कर पा रहे थे।
बीरबल ने जो इशारा दिल्ली की ओर किया था उसने शहंशाह की नींद उड़ा दी थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनके घाव अभी भी ताजे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे शतरंज की उस चाल को देख पा रहे हों जो अभी चली ही नहीं गई थी। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, दिल्ली का किला केवल पत्थरों की दीवार नहीं है, वो इस समय एक ऐसे नाग का बिल बन चुका है जिसकी फुंकार पूरे हिंदुस्तान को झुलसा सकती है। हमें बिना किसी शोर के वेश बदलकर दिल्ली कूच करना होगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दो साधारण व्यापारियों के भेष में अकबर और बीरबल ने दिल्ली की राह पकड़ ली। उनके साथ कोई सेना नहीं थी, कोई अंगरक्षक नहीं था। रास्ते में बीरबल बहुत शांत थे, लेकिन उनके हाथ बार बार अपनी जेब में रखी उस छोटी सी पर्ची को छू रहे थे जो उन्होंने उस विद्रोही चचेरे भाई की जेब से निकाली थी। उस पर्ची पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, परछाई। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस परछाई शब्द का क्या अर्थ निकाल रहे हो? क्या यह किसी व्यक्ति का नाम है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, परछाई केवल रोशनी में दिखती है, लेकिन अंधेरा होते ही वो इंसान के भीतर समा जाती है। दुश्मन कोई बाहर का नहीं, बल्कि वो है जो आपके साए की तरह आपके साथ रहता है और आपके हर फैसले को जानता है। जैसे ही वे दिल्ली की सीमा में दाखिल हुए, एक अजीब सी घटना घटी। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा जोर जोर से चिल्ला रहा था, देखने वाले अंधे हैं और जो नहीं देखता वही सच जानता है। बीरबल रुक गए। उन्होंने उस भिखारी के कटोरे में एक सोने का सिक्का डाला। भिखारी ने सिक्का छुए बिना ही कहा, बीरबल, सोने की चमक से आंखों का जहर कम नहीं होता। दिल्ली के महल में आज रात एक ऐसा चिराग जलेगा जो रोशनी नहीं, अंधेरा फैलाएगा। अकबर दंग रह गए। इस भिखारी को कैसे पता चला कि ये बीरबल हैं? इससे पहले कि वे कुछ पूछते, वो भिखारी भीड़ में गायब हो गया। बीरबल के माथे पर एक बार फिर पसीना आ गया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें महल जाने के बजाय सीधे लाल दरवाजे की ओर चलना चाहिए। गद्दार वहीं मिलेगा। दिल्ली के लाल दरवाजे के पास एक पुरानी हवेली थी, जहां नीला साया के गुर्गों का जमावड़ा होने की खबर थी। जब अकबर और बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां दिल्ली के सबसे बड़े और भरोसेमंद मंत्रियों में से एक मुजफ्फर जंग गुप्त बैठक कर रहा था। मुजफ्फर जंग वही व्यक्ति था जिसने अकबर को दिल्ली की सुरक्षा का भरोसा दिया था। अकबर अपनी तलवार निकालने ही वाले थे कि बीरबल ने उनका हाथ पकड़ लिया। बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, रुकिए जहांपनाह, मुजफ्फर जंग केवल एक मोहरा है। असली खिलाड़ी वो है जो ऊपर झरोखे से ये सब देख रहा है। अकबर ने ऊपर देखा। वहां एक साया खड़ा था जिसने शाही लिबास पहन रखा था। वो चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी कद काठी अकबर से हूबहू मिलती थी। ये देखकर अकबर के होश उड़ गए। क्या उनका कोई हमशक्ल उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश रच रहा था? तभी उस साये ने नीचे छलांग लगाई और सीधे बीरबल के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना नकाब हटाया तो सामने का नजारा देखकर अकबर की चीख निकल गई। वो कोई और नहीं बल्कि शहंशाह अकबर की अपनी सगी बहन का बेटा था, जिसे अकबर ने अपने बेटे की तरह पाला था। उसने हंसते हुए कहा, मामा श्री, बुद्धिमान बीरबल ने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन बहुत देर कर दी। इस समय दिल्ली के किले पर मेरे वफादारों का कब्जा है और आगरा से आने वाली आपकी कुमुक को रास्ते में ही रोक दिया गया है। बीरबल, अब बताओ तुम्हारी पहेलियां मुझे कैसे रोकेंगी? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से वो पर्ची निकाली। उन्होंने कहा, शहजादे, तुमने परछाई का मतलब गलत समझा। परछाई तब खत्म होती है जब असली रोशनी सामने आती है। अचानक हवेली के चारों तरफ से मशालें जल उठीं। मुजफ्फर जंग के ही सैनिकों ने शहजादे को घेर लिया। बीरबल ने खुलासा किया कि उन्होंने दिल्ली आने से पहले ही मुजफ्फर जंग को एक गुप्त पत्र भेजकर अपनी तरफ कर लिया था और ये पूरी बैठक एक जाल थी। शहजादा घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही अकबर उसे पकड़ने आगे बढ़े, उस शहजादे ने एक जहरीली सुई अपनी ही गर्दन में चुभा ली। मरते मरते उसने बीरबल के कान में कहा, तुम जीत तो गए, लेकिन नीला साया का असली मालिक अभी भी अजय है। वो तुम्हारे बहुत करीब है बीरबल, शायद तुम्हारी अपनी सोच से भी करीब। बीरबल स्तब्ध खड़े रह गए। जीत के बावजूद उनके चेहरे पर हार के निशान थे। वो असली मालिक कौन था? क्या वो अभी भी महल के भीतर सुरक्षित था? अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुमने फिर से साम्राज्य बचा लिया। लेकिन बीरबल की नजरें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां एक और काला बादल उमड़ रहा था।
उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या ये खेल कभी खत्म होगा या ये सिर्फ एक और बड़े तूफान की शुरुआत है। दोस्तों, बीरबल की इस महान बुद्धिमानी ने दिल्ली को तो बचा लिया, लेकिन वो रहस्यमयी असली मालिक अब भी आजाद है। कौन हो सकता है वो? क्या वो बीरबल का कोई अपना है? इस कहानी का अगला मोड़ इतना खतरनाक है कि आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल उस अदृश्य दुश्मन का नकाब उतारें, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपनी वफादारी का सबूत देते हुए लिखें, जय बीरबल। भूलिएगा मत, रचना हिंदी स्टोरी पर आने वाला अगला भाग इस पूरी गुत्थी को सुलझा देगा। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस कहानी को शेयर करें, ताकि हर भारतीय जान सके कि हमारे पूर्वजों की बुद्धि कितनी महान थी। कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी देशभक्ति का परिचय दें। क्या बीरबल उस आखिरी दुश्मन को पकड़ पाएंगे? रहस्य की अगली परत जल्द ही खुलेगी। देखते रहिए रचना हिंदी स्टोरी। कहानी अभी जारी है, अंत तो अभी बहुत दूर है। दिल्ली की गलियों से निकलते हुए बीरबल के मन में उन शब्दों की गूंज शांत नहीं हो रही थी, वो तुम्हारे बहुत करीब है। आगरा वापस लौटते समय रास्ते भर शहंशाह अकबर ने कई बार बीरबल से बात करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की खामोशी किसी आने वाले बड़े तूफान की पूर्व सूचना दे रही थी। जब वे आगरा के किले में पहुंचे तो वहां का माहौल बदला बदला सा था। दरबारी सामान्य रूप से अपना काम कर रहे थे, लेकिन बीरबल की पारखी नजरों ने भांप लिया कि पहरेदारों की तैनाती में सूक्ष्म बदलाव किए गए हैं। बीरबल सीधे अपने कक्ष में गए, जहां उनकी मेज पर एक पुराना मिट्टी का खिलौना रखा था, एक टूटा हुआ हाथी। ये खिलौना देखते ही बीरबल के हाथ कांपने लगे। ये उनके बचपन का वो खिलौना था जिसे उन्होंने सालों पहले अपने पैतृक गांव में छोड़ दिया था। ये संकेत था कि दुश्मन न केवल उनके वर्तमान बल्कि उनके अतीत तक भी पहुंच चुका है। तभी एक सेवक ने आकर सूचना दी कि महल के अतिथि गृह में एक अत्यंत वृद्ध विद्वान आए हैं, जो खुद को बीरबल का गुरु बता रहे हैं। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। वहां एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे, जिनकी आंखों में गजब की चमक और चेहरे पर गहरा ठहराव था। उनका नाम था आचार्य विश्वरूप। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने बीरबल को शास्त्रार्थ और कूटनीति की पहली शिक्षा दी थी। बीरबल ने उनके चरणों में सिर झुकाया, लेकिन आचार्य ने उन्हें आशीर्वाद देने के बजाय उनके कान में धीरे से कहा, क्या तुम अपनी बुद्धि का बोझ सह पा रहे हो वत्स? क्योंकि जो बोझ तुम नहीं उठा पाओगे वो इस सल्तनत को कुचल देगा। बीरबल हैरान रह गए। आचार्य विश्वरूप का यहाँ अचानक आना और ऐसी रहस्यमयी बात करना, क्या ये भी नीला साया की किसी साजिश का हिस्सा था? अगले दिन दरबार में एक अजीब नजारा था। आचार्य विश्वरूप को अकबर ने विशेष स्थान दिया। आचार्य ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा तो आपने बहुत ली, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या बीरबल अपनी हार स्वीकार करने का साहस रखते हैं। मैं एक ऐसी पहेली पेश करूंगा जिसका उत्तर अगर बीरबल ने दिया तो मेरा सर झुकेगा, और अगर नहीं दे पाए तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि उनकी बुद्धि अब जंग खा चुकी है। अकबर को लगा कि ये एक गुरु शिष्य का प्रेमपूर्ण मुकाबला है। उन्होंने अनुमति दे दी। आचार्य ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बताओ बीरबल, वो कौन सी वस्तु है जिसे बनाने वाला उसे बेच देता है, खरीदने वाला उसे इस्तेमाल नहीं करता, और जो उसे इस्तेमाल करता है वो उसे देख नहीं पाता? बीरबल मुस्कुराए और तुरंत उत्तर दिया, आचार्य, वो कफन है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन आचार्य के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उन्होंने दूसरा सवाल दागा, वो कौन सी जगह है जहां इंसान जाता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन बाहर अपनी मर्जी से नहीं आ पाता? बीरबल ने कहा, वो जेल है। आचार्य फिर भी शांत रहे। उन्होंने तीसरा सवाल पूछा, जो सीधा बीरबल के कलेजे को चीर गया। बीरबल, बताओ, इस समय तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है? ये सुनते ही बीरबल के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके माथे पर पसीने की बूंदें ढलकने लगीं। ये सवाल नहीं, एक धमकी थी। बीरबल जानते थे कि उनकी पत्नी सुरक्षित घर में होनी चाहिए, लेकिन आचार्य के शब्दों का अर्थ था कि नीला साया के लोग उनके घर तक पहुंच चुके हैं। अकबर ने देखा कि बीरबल निरुत्तर खड़े हैं। पहली बार बीरबल की आंखों में खौफ दिखा। बीरबल ने तुरंत महल से बाहर जाने की अनुमति मांगी और अपने घर की ओर दौड़े। जब वे घर पहुंचे तो वहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनकी पत्नी के पास एक पत्र रखा था जिस पर वही नीला साया का निशान था। पत्र में लिखा था, अगली बार सवाल का जवाब नहीं, अपनी जान की भीख मांगोगे, हम तुम्हारे हर विचार में मौजूद हैं। बीरबल वापस दरबार आए, लेकिन अब वे पहले वाले बीरबल नहीं थे।
उन्हें समझ आ गया था कि दुश्मन कोई बाहर का योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसा माइंड मास्टर है जो उनके मानसिक तंत्र को ही छिन्न भिन्न कर देना चाहता है। तभी आचार्य विश्वरूप ने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल इस परीक्षा में विफल रहे, क्योंकि उनकी बुद्धि उनके भय के नीचे दब गई है। अब समय आ गया है कि इस सल्तनत का असली रक्षक नीला साया को बनाया जाए। ये सुनते ही अकबर चौंक गए। उन्होंने आचार्य की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब गुरु का वात्सल्य नहीं, बल्कि एक शैतानी चमक थी। अकबर ने चिल्लाकर कहा, आचार्य, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी आचार्य ने अपना वेश बदला और वो वही रहस्यमयी साधु निकला जिसने शुरुआत में बीरबल को चुनौती दी थी। उसने कहा, अकबर, बीरबल की बुद्धि ही तुम्हारी ढाल थी और आज मैंने उस ढाल को ही तोड़ दिया है। अब तुम्हारे नवरत्न बिखर जाएंगे और ये तख्त मेरा होगा। दरबार में मौजूद कई सैनिकों ने अचानक अपनी तलवारें अकबर की ओर तान दी। वे सब गद्दार थे जो महीनों से महल में पैठ बना चुके थे। लेकिन तभी बीरबल ठहाका मारकर हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि पूरा दरबार कांप गया। बीरबल ने कहा, आचार्य, आपने सोचा कि आपने मुझे डरा दिया? जिस पत्र को आप मेरे घर छोड़ आए थे वो असल में मैंने ही वहां रखवाया था, ताकि आपके असली गुर्गों का पता चल सके। आपने जिस नीला साया पर गर्व किया, उसके आधे से ज्यादा लोग इस समय काल कोठरी में बंद हैं, और जो यहां खड़े हैं वे मेरी विशेष टुकड़ी के जवान हैं, जो आपकी चाल को समझने के लिए गद्दार बने हुए थे। बीरबल ने एक सीटी बजाई और वे सैनिक जिन्होंने अकबर पर तलवार तानी थी तुरंत घूम गए और आचार्य के गले पर तलवार रख दी। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अभी भी पसीना था। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये आदमी असली मास्टरमाइंड नहीं है, ये तो केवल एक प्रतिरूप है। असली दुश्मन तो वो है जो अभी भी आपके सामने खड़ा होकर ये सब देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अकबर ने चारों ओर देखा, वहां केवल वफादार दरबारी थे। बीरबल ने अपनी उंगली धीरे धीरे तानसेन की ओर उठाई। क्या तानसेन गद्दार हो सकते थे, या फिर ये बीरबल की कोई और गहरी चाल थी? दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर मौत के मुंह से अकबर को निकाला। लेकिन क्या सच में तानसेन उस नीला साया के मुखिया हैं, या फिर दुश्मन ने बीरबल को भी भ्रमित कर दिया है? सस्पेंस की ये गहराई आपको हिला देगी। अगर आप इस कहानी के अगले हिस्से का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, रचना हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए जय बीरबल और जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें यह बताने में मदद करेगा कि आप बीरबल की इस जंग में किसके साथ हैं। क्या बीरबल अपनी इस सबसे बड़ी चुनौती को पार कर पाएंगे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। देखते रहिए रचना हिंदी स्टोरी। कहानी का मोरल, बुद्धि और विवेक का असली परीक्षण संकट के समय ही होता है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, और जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पा लेता है वो असंभव को भी संभव कर सकता है। शत्रुओं को हराने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है।